ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के वर्चुअल सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश भी सत्र को संबोधित करेंगे। आर्थिक और सामाजिक परिषद की वार्षिक बैठक में विभिन्न सरकारों, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और शिक्षा क्षेत्र के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ष का विषय है कोविड-19 के बाद बहुपक्षवाद, 75वीं वर्षगांठ पर संयुक्त राष्ट्र का कैसा स्वरूप आवश्यक। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और कोविड-19 महामारी के मौजूदा संकट को ध्यान में रखते हुए यह सत्र बहुपक्षवाद की दिशा तय करने वाली महत्वपूर्ण ताकतों पर केंद्रित करेगा। चर्चा के दौरान सशक्त नेतृत्व, प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी और आम लोगों के कल्याण से संबंधित प्रयासों को बढ़ाने के तौर तरीकों का पता लगाया जाएगा। इस वर्ष 17 जून को वर्ष 2021-22 के लिए भारत के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाने के बाद यह पहला अवसर होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सत्र को संबोधित करेंगे। इससे पहले जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की 70वीं वर्षगांठ पर अपना संबोधन दिया था। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सीमावर्ती अग्रिम इलाकों के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी इस दौरान उनके साथ होंगे। वे वहां पूर्वी लद्दाख में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चीन के साथ हाल में सीमा पर तनातनी के बाद ये रक्षा मंत्री का लद्दाख का पहला दौरा होगा। चुशुल में इस महीने की 14 तारीख को दूसरे चरण में विघटन के मुख्य कमांडरों के बीच 15 घंटे की वार्ता की पृष्ठभूमि में रक्षा मंत्री की यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज की यात्रा में श्री राजनाथ सिंह पेंगोंग त्सो के पास एक फॉरवर्ड पोस्ट लुकुंग में तैनात सैनिकों और अर्धसैनिक बलों से मिलेंगे। फॉरवर्ड पोस्ट के लिए रवाना होने से पहले रक्षा मंत्री को सैन्य बलों के बीच परिचालन समन्वय पर एक प्रदर्शन दिया जाता है, जिसमें पैराग्राफिंग भी शामिल है। श्री सिंह को सुरक्षा स्थिति के बारे में जानकारी दी जाएगी। आकाशवाणी समाचार के लिए ले से रमेश चंद्रा। श्री राजनाथ सिंह का हिमालय की पीर पंजाल चोटियों में लेह मनाली राजमार्ग पर रोहतांग सुरंग का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में अटल सुरंग रखा गया है। करीब 9 किलोमीटर लंबी ये सुरंग देश की सबसे बड़ी सड़क सुरंग होगी, जिसके निर्माण से मनाली से केलांग का सड़क का सफर 48 किलोमीटर तक कम हो जाएगा। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मनाली लेह मार्ग का उपयोग भारतीय सेना लद्दाख के सीमावर्ती इलाकों में तैनात सैनिकों के लिए आवश्यक रसद और अन्य सामग्री की सप्लाई के लिए भी करती है। भारत और चीन सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास स्थिति सामान्य बनाने के लिए स्थापित राजनयिक और सैन्य माध्यमों से बातचीत कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों से अपनी अपनी सेनाएं हटाने और पूरी तरह से शांति बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए दोनों देश राजनयिक और सैन्य स्तर पर वार्ता जारी रखेंगे। प्रवक्ता ने बताया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा से सेनाएं वापस बुलाने का मुद्दा जटिल है, इसलिए अप्रमाणित और निराधार खबरों से बचने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस समय पश्चिमी सेक्टर से सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया जारी है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं की तैनाती और उनके बीच टकराव को रोकना है। दोनों देश वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट अपने क्षेत्र में अपनी नियमित चौकियों पर कुछ विशेष स्थलों पर फिर से तैनाती पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान ने भारतीय दूतावास के अधिकारियों को बिना रुकावट या बिना शर्त के कुलभूषण जाधव से नहीं मिलने दिया। एक बयान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इसके विपरीत भारतीय पक्ष के विरोध के बावजूद पाकिस्तानी अधिकारी धमकी भरे दुस्साहस के साथ जाधव से बिल्कुल करीब मौजूद रहे। प्रवक्ता ने बताया कि जाधव के साथ भारतीय अधिकारियों की पूरी बातचीत कैमरे में रिकॉर्ड होती दिख रही थी। जाधव तनाव में दिख रहे थे और उन्होंने ये बात दूतावास के अधिकारियों को भी बताई। जाधव के साथ मुलाकात की जो व्यवस्था की गई थी उसमें खुलकर बातचीत करने की गुंजाइश नहीं थी और दूतावास के अधिकारी जाधव को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में ढंग से जानकारी नहीं दे सके और उन्हें कानूनी प्रतिनिधित्व के लिए जाधव की लिखित सहमति लेने से भी रोका गया। इन परिस्थितियों में भारतीय दूतावास के अधिकारियों का मानना था कि जाधव से मिलने की पाकिस्तान की पेशकश अर्थहीन थी। इस रवैये पर विरोध दर्ज करने के बाद भारतीय दूतावास के अधिकारी मौके से चले गए।
भारत और अमेरिका ने व्यापार और आर्थिक संबंध और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस के बीच कल अनौपचारिक ऑनलाइन बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने कोविड-19 की स्थिति पर विचार किया और इस महामारी से संघर्ष में दोनों देशों के बीच सहयोग की सराहना की। उन्होंने भारत और अमेरिका के बीच जारी व्यापार वार्ताओं में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लंबित भारत अमेरिका सामाजिक सुरक्षा समग्र संधि का भी शुभारंभ किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की इस वर्ष फरवरी में भारत यात्रा के दौरान इस पर चर्चा हुई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। सरकार ने कहा है कि भारत में अब तक कोरोना से संक्रमित 2% से भी कम रोगियों को आईसीयू में भर्ती करने की जरूरत पड़ी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के परिसर में नवनिर्मित राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी ब्लॉक का उद्घाटन करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश कोविड महामारी के साथ लड़ाई में जीत की ओर बढ़ रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में जांच प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ाई गई है। वर्तमान में 1234 प्रयोगशालाओं में कोरोना के नमूनों की जांच हो रही है। उन्होंने बताया कि स्वस्थ होने वालों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी का निर्माण लगभग 6300 वर्ग मीटर में किया गया है, जो देश में सबसे बड़ा ओपीडी ब्लॉक है। इसमें एक स्मार्ट लैब है जिसके निर्माण पर 15 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसमें प्रतिदिन 10,000 नमूनों की जांच करने की क्षमता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अब सभी पंजीकृत चिकित्सा कर्मी कोविड-19 जांच की सिफारिश कर सकते हैं। मंत्रालय के बयान में बताया गया कि केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जांच और उपचार की प्रक्रिया तेज कर रही है, जिसके कारण अब देश भर में जांच प्रयोगशालाओं की संख्या बढ़ रही है। कोविड-19 की जांच में बढ़ोतरी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के दिशा निर्देशों के अनुरूप है और इससे संक्रमण का पता लगाने में मदद मिली है। केंद्र सरकार का 4 सदस्यों का दल गुजरात में कोविड-19 की स्थिति का जायजा लेने के लिए आज राज्य का दौरा करेगा। विशेषज्ञों के इस दल में डॉक्टर और अधिकारी शामिल हैं, जो सबसे पहले सूरत जाएंगे और वहां स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि केंद्रीय दल स्थानीय प्रशासन को कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के बारे में परामर्श देगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे राज्य में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए निगरानी टीम बनाने का निर्देश दिया है। राजधानी लखनऊ में कल रात समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने आवश्यक रणनीति बनाने के लिए प्रमुख संस्थानों के वरिष्ठ चिकित्सकों और निर्देशकों की विशेष टीम गठित करने का भी आदेश दिया। इन विशेष दलों में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्विज्ञान संस्थान, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय और राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक और वरिष्ठ चिकित्सक शामिल किए जाएंगे। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 2083 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। 15,720 लोगों का उपचार चल रहा है। पिछले 24 घंटों में इस महामारी से 34 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि कोविड महामारी के बीच अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात को बहाल करने के लिए कुछ शर्तों के साथ 3 देशों के बीच आपसी यातायात शुरू किया जा सकता है। कल नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि एयर फ्रांस 18 जुलाई से 1 अगस्त के बीच दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु तथा पेरिस के बीच विमानों का संचालन शुरू करेगी। अमेरिका के लिए यूनाइटेड एयरलाइंस के साथ 18 उड़ानों को 17 से 31 जुलाई के बीच चलाने पर सहमति हुई है। वहीं जर्मनी के साथ बातचीत जारी है तथा लुफ्थांसा के साथ समझौता अंतिम चरण में है। केरल में मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के पूर्व प्रधान सचिव और सूचना प्रौद्योगिकी के पूर्व सचिव एम शिवशंकर को सोने की तस्करी के मामले में लिप्त होने की लंबित जांच के बाद सेवा से निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट आने के बाद शिवशंकर को निलंबित किया गया। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने चमड़े का सामान बनाने वाले समाज के वंचित समुदायों के कारीगरों के लिए दिल्ली में अपनी तरह का पहला जूता चप्पल निर्माण प्रशिक्षण केंद्र खोला है। इसे आगरा के केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान की तकनीकी जानकारी से स्थापित किया गया है, जो कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ये केंद्र राजघाट स्थित गांधी दर्शन परिसर में बनाया गया है, जहां चमड़ा कारीगरों को बेहतरीन किस्म के जूते चप्पल बनाने का 2 महीने का सघन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाया जाएगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष वी.के. सक्सेना ने इस केंद्र का उद्घाटन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।